बच्चा जो इंग्लिश नहीं बोल सकता उसकी यूके में जॉब लगी। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं अपने पिताजी को हमेशा कहता था कि बिजनेस तो मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, है ना, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। तो इंटर्नशाला में जो मेरी इक्विटी है और जो एसेट बना है उसका वैल्यूएशन, आज जो वैल्यू है उसकी, उस जॉब से तो मैं बिल्कुल नहीं वैल्यूएशन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हो गया, आपकी खुद की भी टेंस एंड टेंस ऑफ करोड़ हो गया। तो वही है, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है 50-60 भी बिलियन नहीं बने, क्या हो गया। मैं एक ऐसे परिवार से आया जहाँ पे किराना शॉप चलती है, राइट, जहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोल पाता कोई। मेरे अलावा घर में किसी ने इंजीनियरिंग नहीं करी, मेरे अलावा घर से कोई IIT में नहीं गया। वहाँ से निकल के मैं आज यहाँ पहुँचा। द बेस्ट थिंग अबाउट बिल्डिंग अ बिजनेस इज दैट इट टीचेज यू टू माइंड योर ओन बिजनेस। HDFC बैंक आज दुनिया का 4th लार्जेस्ट बैंक है, पर कितना लो प्रोफाइल है। कोई सोचता भी नहीं कि वो स्टार्टअप था, 20-25 साल पुराना ही है वो। और कैसे उन्होंने ना कभी टीवी पे ऐड किया, ना कभी कुछ और किया, पर एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस अप्रोच लेके, फंडामेंटल अप्रोच लेके उन्होंने दुनिया का 4था बड़ा बैंक बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप ज्ञान के नए इंटरव्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है इंटर्नशाला के फाउंडर मिस्टर सर्वेश अग्रवाल। इन्होंने 2010 में एज अ ब्लॉग शुरू किया था। ऑर्गेनिकली काफ़ी तेज़ी से इन्होंने ग्रो किया और अब ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटर्नशिप के प्लेटफॉर्म बन गए हैं। जानेंगे इनकी स्टोरी, कैसे IIT के बाद इतनी बढ़िया जॉब करने के बाद भी उन्होंने रिस्क लेकर अपना जॉब छोड़ा, ऑर्गेनिकली इतना बड़ा स्टार्टअप बिल्ड किया, क्या लर्निंग्स रही, क्या इंसाइट्स रहे और आगे वो यूथ को क्या एडवाइस देंगे। वेलकम सर्वेश टू स्टार्टअप ज्ञान। थैंक यू अर्नब, प्लेजर। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ बोली कि आपको बिजनेस में इसलिए भी इंटरेस्ट आया क्योंकि आप मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमने देखा है कि यार इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस, रेमंड हो गया और भी कई सारे अल्ट्राटेक, ये सब जो बिजनेस के ओनर्स हैं मारवाड़ी हैं। स्टार्टअप में भी आई थिंक फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट, इन सब के फाउंडर भी मारवाड़ी हैं। तो आपको यही मैं पूछना था कि यार मारवाड़ी फैमिली में ऐसा क्या होता है या वहाँ पे ऐसी क्या लर्निंग्स होती है कि वो इतना अच्छा से बिजनेस कर लेते हैं, और वो ताकि हम सब भी सीख पाएं। हाँ, बहुत सही सवाल है और बहुत ही कम लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि बचपन में हमारी है वहाँ पे नवलगढ़ के अंदर एक किराना की दुकान, किराना शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, और एक है छोटी सी ऑयल मिल, तेल मिल, है ना। ऑयल मिल मतलब हम किसानों से सरसों खरीदते हैं, उसका तेल निकालते हैं और लोकल मार्केट में बेचते हैं। तो मशीन है हमारे पास, उसमें ऑयल, उस तेल, सरसों पीस के तेल निकालते हैं, मार्केट में बेचते हैं। बचपन से ही स्कूल से आने के बाद एक नियम था कि दिन में 1 या 2 घंटे आपको या तो दुकान पे या मिल पे बिताने ही बिताने हैं। और कभी कभी सैटरडे संडे तो पूरा दिन हम वहाँ पे रहते थे। अब वहाँ पे करते क्या थे, तो एक तो पूरा दिन हम बैठ के कस्टमर से डील करते थे कि किसी ने बोला कि नहीं मुझे थोड़ा सस्ते में चाहिए, तो उसको कैसे निगोशिएट करोगे आप। फिर आप ये भी देख रहे हो कि आपकी कॉस्ट क्या है उस आइटम की, मार्जिन्स क्या हैं, तो मैथ आप मेंटली कर रहे हो कि चलो मैंने ये चावल का 5 किलो का पैकेट 100 रुपये में ख़रीदा है, इसका MRP 125 रुपये है, तो मैं इसको 120 रुपये में बेच सकता हूँ इस कस्टमर को, अगर वो 5 पैकेट साथ मिल लें। तो जो डे टू डे निगोसिएशन है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन है, और कैश फ्लो, कितनी इनकम आज हुई, कितना खर्चा लगा, वो सब अपने आप उस एनवायरनमेंट में होने लग जाता है कि आप उस एनवायरनमेंट के अंदर हो आप, है ना। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट स्टोर जितने बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस होते हैं, वॉल्यूम का गेम होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कॉस्ट पे बहुत कंट्रोल रहता है। तो मुझे ध्यान है, मेरे पिताजी जब हम ऑयल मिल के अंदर सरसों का जो तेल का टिन बनाया, उस पर जो ऊपर ढक्कन बंद करते हैं, तो उसकी भी काउंटिंग करते थे हम, कितने लग रहे हैं, कितने वेस्ट जा रहे हैं, उसका क्या एक्सपेंस आ रहा है, उसको कैसे मिनिमाइज करें। तो कॉस्ट कंट्रोल आप बहुत अच्छे सीखते हैं, क्योंकि आपका अगर कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो बिजनेस लॉस में, वहाँ पे कोई फंडिंग, हाँ, और VC फंडिंग तो है नहीं कि आप पैसा उड़ाते रहें। और तीसरा है कि जो कस्टमर्स हमसे उधार ले गए, पहली बात उधार ना दें, जो उधार लेके उनसे पैसा कैसे निकलवाएं। तो मैं साइकिल लेके 6th-7th स्टैंडर्ड में एक लिस्ट मुझे दे दी जाती थी कि ये 5 लोग हैं इस साइड में, जिनके किसी के पास 1000 रुपये बकाया हैं, किसी के 3000 रुपये बकाया हैं, जाके उनसे लेके आओ। तो उनसे जाके डील करना, वो आपको बोलेंगे, टालेंगे कि 1 हफ्ते बाद आना, तो आपने पिछली बार भी बोला था, प्यार से पर फर्मली बोलना। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस लेसन्स हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के लेसन्स हैं, जो आप ऑटोमेटिकली पिक कर लेते हो। तो आई थिंक, और फिर इन जनरल नफ़ा नुकसान का डिस्कशन होता रहता है दुकान के ऊपर, और ये मेंटली, हाँ चलो आज नफ़ा हो गया, आज नुकसान हो गया, और फिर ये माइंडसेट कि हाँ बिज़नेस कर रहे हो तो नफ़ा नुकसान तो होता ही रहता है, तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ भी बन जाता है। आज भी अगर कोई दिन बिजनेस में अच्छा जाता है, कोई बुरा जाता है, राइट, अगर वो एक्सपोजर नहीं होता मुझे, तो शायद मैं बहुत टेंशन में होता, यार आज तो बहुत नुकसान हो गया। पर वो मैंने एक तरह से साइकिल देखी हुई है, वो कभी बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, कभी नहीं करेगा, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। तो मुझे लगता है कि वो एक एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली एक बिजनेस एजुकेशन आपकी हो रही होती है, आपको पता हो या ना हो। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं अपने पिताजी को हमेशा कहता था कि बिजनेस तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा, है ना, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। और इसलिए मैंने इंजीनियरिंग करी और IIT किया। पर वो कहते हैं ना कि जिससे सबसे दूर भागोगे वही वो खींच लेगा, और आपके जो रूट्स है ना, वो आपको कभी
कभी ना कभी जिंदगी में खींची वापस लेके आएंगे आपको, है ना। आप रूट से बहुत दूर नहीं जा सकते आप, क्योंकि वही आपने सीखा है। वो आपका डीएनए, आपका बेसिक मॉडलिंग जो बचपन में मेंटल मेकअप हुआ है वो उसी के अराउंड हुआ है। आई थिंक उन्हें पता ही था कि ऐसा होगा, तो बोला ठीक है तो जो करना है करो। और फिर जब फाइनली बिजनेस शुरू किया तो वो बस मुस्कुरा दिए कि हाँ भाई देख तो फाइनली देखिए आप बिजनेस पे गया। तो मुझे ये होता है मारवाड़ी फैमिली में। एक्चुअली मारवाड़ी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बिजनेस फैमिली से हो जहाँ पे बिजनेस आपने देखा हो बहुत क्लोजली, तो वो लेसन आपको मिल जाते हैं, तो आपको थोड़ा एडवांटेज रहता है। हाँ, आई थिंक जैसे कि आपने बोला, ऑफ कोर्स आउटसाइड में चाहे वो नेगोशिएशन हो, प्रॉफिट लॉस हो, मार्जिन्स हो, ये सब समझना, बट उससे ज़्यादा जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है कि कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कितने दिन हम लॉस सस्टेन कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन माइंड में। क्योंकि जो आपने पहले ये जर्नी देखी है, तो अभी भी अगर किसी दिन ऊपर नीचे हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि दिमाग घूम जाएगा कि हाँ कैसे क्या करना है। तो अभी ऐसे कि आप बोल रहे हैं कि अभी 300 एम्प्लॉयज़ की टीम है, तो अभी आप कितना रेवेन्यू क्लॉक करते हैं एक साल में या पिछले साल? देखिए अब ये रेवेन्यू नंबर्स तो मैंने पब्लिक डोमेन में हम डिस्क्लोज नहीं किए हैं, पर आप ये मोटा मोटा आइडिया आप लगा सकते हैं कि अगर 300 एम्प्लॉयज़ की टीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका जो भी खर्चे हैं, जो भी बिजनेस को रन करना, तो आई एम अज्यूमिंग 40-50 हज़ार तो एवरेज सैलरी होगी, है ना? हाँ, तो उसके हिसाब से हमने रेवेन्यू हमारे बन रहे हैं। एंड अभी फिर वैल्यूएशन डिस्क्लोज है, किस टाइप से वैल्यूएशन है कंपनी की? हमारा वैल्यूएशन डिस्क्लोज नहीं है। हमने पिछले साल सीरीज ए हमारा हमने रेज किया था लास्ट ईयर आफ्टर 10 years ऑफ रनिंग द। कितना रेज किया था? वो भी अमाउंट भी हमने पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया है, पर अच्छा अमाउंट रेज किया है, अच्छे वैल्यूएशन पे रेज किया है। तो अब जब अगले राउंड पे हम जाएंगे तब हम ये डिस्क्लोज। तो बेसिकली अब आपकी खुद की जो नेटवर्थ है, आई एम अज्यूमिंग सेवरल टेंस एंड 20s ऑफ करोड़ की हो गई होगी। ओवरऑल ये था कि वो वही, जैसे कि जो 35 लाख का आपने छोड़ा, वो मे बी 35 लाख आज जाके 1 करोड़ तक सैलरी तक पहुंच जाता, है ना। बट अभी एक इम्पैक्ट है, लेगेसी है, वो तो है, प्लस मनी वाइज भी फिर आपने एक वो भी क्रिएट कर दिया है जो कि मार्केट ने। एसेट जो इंटर्नशाला में जो मेरी इक्विटी है और जो एसेट बना है उसका वैल्यूएशन, आज जो वैल्यू है उसकी उस जॉब से तो मैं बिल्कुल नहीं, उस वैल्यूएशन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हो गया, आपकी खुद की भी टेंस ऑफ करोड़ हो गया। तो वही है, यहाँ पे आपने जैसे कि इंटर्नशाला बना दिया, आपने बोला कि 3 साल सैलरी नहीं ड्रॉ कर रहे थे, ब्लॉग चलाते हैं, तो इवेंचुअली इसका फिर आपने बिजनेस मॉडल निकाला कैसे? कि अब इवेंचुअल तो आपको भी लगा होगा कि यार काफ़ी टाइम कर लिया कहीं से, तो इसको बिजनेस धंधा बनाना है, इसको आप मारवाड़ी फैमिली से हैं, तो ये कहाँ से आपने फिगर आउट किया कि इसका बिजनेस कैसे बनेगा? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग उस टाइम में इतने ऐसे एग्जांपल्स नहीं होंगे जो कि आप देख के बोल सकते हैं कि यार ऐसे कर दिया होता तो चल जाता। हाँ, तो इसमें भी अगेन लक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और जो मैंने आपको ईमेल बताया जो आईटी मद्रास ने भेजा था, वो पहुँचा IBM में किसी के पास, IBM के कंट्री डायरेक्टर के पास। और हाँ, और IBM उस टाइम पे स्टूडेंट ट्रेनिंग के कुछ प्रोग्राम्स रन करता था। तो उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा और उन्होंने बोला कि इस ब्लॉग पे आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में एक पेज डाल दीजिए ताकि हमारी रेगुलरली लीड जनरेट हो सके और हमको हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम दे सके, और उसके बदले में आप हमसे एक मंथली एडवर्टाइजिंग फ़ी ले लीजिए। तो वो मेरा पहला रेवेन्यू स्ट्रीम था। उससे मुझे आइडिया लगा कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स को टैप करना चाहते हैं, कुछ अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो इंटर्नशाला पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। उस एडवर्टाइजिंग से मेरा रेवेन्यू बनना शुरू हो सकता है और उसके बेसिस पे मैं इसको आगे ग्रो कर सकता हूँ। तो तकरीबन हमने तो एड्स ही हमारा प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स था कि हम इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म फ्री रखेंगे। जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग है, ब्लॉग से वेबसाइट में हम 2013 में मूव कर गए। कंपनीज के लिए भी फ्री रखेंगे और स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री रखेंगे ताकि वो कल्चर बन सके, क्योंकि इंटर्नशिप कल्चर नहीं था इंडिया के अंदर, है ना। तो उस प्लेटफॉर्म को हमने फ्री रखा स्टूडेंट्स के लिए भी और कंपनीज के लिए भी, क्योंकि किसी को कोई पैसा नहीं देना, बस मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी इंटर्नशिप लगे बच्चों की ताकि उनका करियर बन सके। ये हमारा मोटिव था। और रेवेन्यू हम एडवर्टीजमेंट से जनरेट करेंगे, जिसमें हम कंपनी के पास गए कि आप अपना ऐड, बैनर है, ईमेल मार्केटिंग है, कोई पेज बना देना है, तो वो सब आप हमारी वेबसाइट पे लीजिए। और ऐसा करते करते हमने उसको 1 करोड़ रुपए के रेवेन्यू तक स्केल कर लिया साल का। 1 करोड़ रुपये रेवेन्यू आने लग गया, तो जो 10-12 लोगों की टीम थी उनका खर्चा आसानी से निकलने लग गया, और जो भी सर्वर का खर्चा है, छोटा सा ऑफिस था, उसका खर्चा हमारा निकलने लग गया। पर एक टाइम पे हमें ये लगा कि 1 करोड़ के बियॉन्ड वो ग्रो नहीं कर रहा था रेवेन्यू, क्योंकि उस टाइम फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब इतना आगे कि सब लोग पूरा एड, उनका बहुत सारे डेटा भी है कि ये स्टूडेंट कहाँ से है, एक्सेट्रा, हमारे पर टारगेटिंग वो सब कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें ये समझ में आ गया कि ये बियॉन्ड पॉइंट एड रेवेन्यू स्केल नहीं करेगा। और तो हमने, पर उसी दौरान ये भी हुआ कि हमने ये नोटिस करना शुरू किया कि इंटर्नशिप पे जो स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए, उनमें से मेजॉरिटी का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता इंटर्नशिप में क्योंकि उनके पास वो स्किल्स ही नहीं हैं
जो इंटर्नशिप में चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप अप्लाई करें तो आपको एसईओ का कुछ पता नहीं है, अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट इंटर्नशिप अप्लाई करें तो आपको एंड्रॉइड ऐप बनानी नहीं आती है, तो हमने साथ साइड में एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स जो कि हमारा स्किलिंग प्लेटफॉर्म है, कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है, वो हमने लॉन्च किया कि हम इस पर वो चीज़ सिखाएंगे जो इंटर्नशिप में इन डिमांड है। तो हमारे पास मार्केट इंटेलिजेंस आ रही है इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म से, कौन से स्किल्स की डिमांड है उसके बेसिस पे हम कोर्सेज बना रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, और इंटर्नशिप में इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये पेड कोर्सेज हैं, है ना, छोटा सा फीस है, तकरीबन 1000 या 1500 रुपये के आसपास से फीस है इस कोर्स की, पर तो इंटर्नशिप और ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, ना करना तो करें, पर इंटर्नशिप स्टूडेंट्स इतने आते हैं, वो देखते हैं और बहुत रिलेवेंट करेंगे। तो वहाँ से फिर हमने वो रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना शुरू किया, और हमने देखा बहुत जल्दी 1 साल के अंदर वो रेवेन्यू स्ट्रीम 1 करोड़ से ऊपर पहुँच गया हमारा, और एड रेवेन्यू हमारा अभी भी 1 करोड़ पे अटका हुआ है। तो ऐसा 1 साल हमने और चलाया, फिर ये 2 करोड़ पे पहुँच गया, ये भी 1 करोड़ पे पहुँचा हुआ है। तो हमने कहा यार इसको फिर हटा लेते हैं, इसको डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि अभी इसका बैनर चलाऊँ, इससे अच्छा तो मैं अपने कोर्सेज का बैनर चलाता हूँ मेरे, और वहीं पर अपनी ट्रैफिक पे लेके जाता हूँ, अपने पेज पे लेके जाता हूँ। तो फिर हमने एड रेवेन्यू स्ट्रीम को क्लोज कर दिया और कोर्सेज पे पूरा फोकस किया, और कोर्सेज से ही हमारा अगले 5 साल तक जैसे जैसे इंटर्नशिप बढ़ता गया, उसके साथ साथ कोर्सेज का रेवेन्यू भी, हमारा नंबर ऑफ कोर्सेज और कोर्सेज का रेवेन्यू भी बढ़ता गया। हम 20 करोड़ तक का रेवेन्यू तो हमने कोर्सेज से ही क्रिएट करना शुरू कर दिया 1 साल के अंदर, तो वहाँ तक पहुँच गया उसको। एड से आपने कोर्सेज में किया, बेसिकली एडटेक बिजनेस में घुस गए। एडटेक में आप देखते होंगे, आप हमारे बायजूस भी आई थिंक 2010 में वो अपना कोचिंग क्लासेस करते थे, अनअकैडमी आई थिंक 2016 टाइप्स में आया, तो उन्होंने आप देखते होंगे वो भी इतने साल में इतना स्केल किया, बहुत वो भी किया। तो उसमें आप उनको एज अ कंपटीशन मानते हैं, या जैसे आपका इनका वैल्यू बनाना, एक तो हो गया कि वैल्यूएशन उन्होंने बना दिया, किसने 3 बिलियन, किसने 22 बिलियन, तो वो उनको एज अ कंपटीशन मानते हैं, या वो आपका कैसा माइंडसेट बनता है कि यार उन्होंने 10 साल में मे बी 10 बिलियन 20 बिलियन की कंपनी बना दी, आपने ब्रांड बहुत बड़ा बनाया, उसमें नो डाउट है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इंटर्न्स वहाँ से या तो इंटर्नशिप वहीं से मिली होगी, या बाद में उन्होंने किसी को हायर किया होगा, और हम भी वही हैं। तो आपको ये लगता था कि यार हम उतना बिजनेस नहीं बना पाए, ब्रांड तो ऑफ कोर्स बनाया है देन रादर जो दूसरे स्टार्टअप्स हैं। तो 2 क्लैरिफिकेशन वहाँ पे देना चाहूँगा। एक्चुअली एक तो हम अपने आप को एडटेक नहीं मानते हैं, हम कहते हैं अपना करियर टेक प्लेटफॉर्म। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि ये क्या मैंने कभी कंपटीशन से कंपेयर किया कि हाँ कि उतने टाइम फ्रेम में किसने 10-20 बिलियन की। हमारे कॉलेज में एक बात मैंने पढ़ी थी कि इफ़ यू आर नॉट अ कम्युनिस्ट व्हेन यू आर 21 देन यू डोंट हैव अ हार्ट, एंड इफ यू आर नॉट अ कैपिटलिस्ट व्हेन यू आर 40, मुझे लगा भाई 25 तक हो जाना चाहिए। हमारे टाइम 40 था ना, इफ यू आर नॉट अ कैपिटलिस्ट बाय 40 देन यू डोंट हैव अ ब्रेन, है ना, ये आपने बिल्कुल समझा। तो अब इंटर्नशिप तो बिल्कुल उस मोड में बन रही है, कम्युनिस्ट वाले मोड में, दिल का प्रोजेक्ट है यार, तो दुआएं मिल रही हैं, वो है ना, और मेल आ रहे हैं और वैसे, और पर्पस हमारा लेगेसी था, तो एक तो हमारा लेंस दूसरा था। पर जब अब मैं आज 40 का होने लगा हूँ, है ना, तो अब वो कैपिटलिस्ट वाला आ गया, तो मैं सोचता हूँ हाँ कि यार मुझे इस बारे में मोनेटाइजेशन के बारे में और जल्दी और ज़्यादा सोचना चाहिए था, और प्रोग्रेस कर सकते थे, बट ठीक है, जब जागो तब सवेरा, सबकी अपनी जर्नी। हाँ, वो मैं यही बताऊँ, अगेन गोइंग बैक टू IIT, वहाँ पे था एक कॉलेज फेयरवेल होता है, तो बहुत इमोशनल होते हैं लोग और सॉन्ग्स प्ले करते हैं। तो एक सॉन्ग था सनशाइन, उसमें एक लाइन है जिसमें दिखाते हैं इन द एंड द रेस इज़ लॉन्ग, इन द एंड इट्स ओनली विद योर सेल्फ, कि आज मैं आपसे कम्पीट कर रहा हूँ, 2 साल बाद किसी और से कम्पीट, तो आप दौड़ते रह जाओगे, जब आखिर में पहुँचो आप ये देखोगे मैं कितना दूर आया। सबकी अपनी जर्नी है, तो मुझे लगता है कि कंपटीशन में मेरा व्यू ये है कि उनसे सीखो, पर उनसे अपना को कंपेयर करके हम सोशल मीडिया पे जो आदत बन गई हमारी, अपने आप को हमेशा नेगेटिव डिप्रेशन में या एंग्जाइटी लाते रहते हैं, उनसे कुछ आज सीख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, सीखो, इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ो, पर रेस हमेशा अपने आप से रखो, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि किसी क्या जर्नी है, आपको नहीं पता उनके क्या कॉन्टेक्स्ट, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या सपोर्ट सिस्टम रहा, उनको आपका पता नहीं है, किसी कोई और होगा जो आपसे भी कम कर रहा होगा, उसके स्ट्रगल अलग होंगे। तो सिर्फ आउटकम देख के अपना वो कंपेयर करना विदाउट स्टार्टिंग पॉइंट या वो कॉन्टेक्स्ट समझ के, तो मुझे लगता है वो बहुत ही, जो सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव चीज़ है भी कि फोमो क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल नहीं, वही बात है, कोई बंदा पहले 30 में बिलियनर बन रहा था, अब कोई 20 में बन रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है 20 वाला बिलियनर 30 में बैंकरप्ट हो गया है, कोई 40 में मर गया, तो कहना कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आप 50-60 भी बिलियनर नहीं बने, मान लीजिए, पर आपने डू यू फील यू लेड अ गुड लाइफ, क्या आपको ये कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो किया सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अंत तो किसी भी चीज़ का नहीं है,
एंड रेस तो मल्टीपल आज पैसों की हाँ किसी और चीज़ की हो जाएगी, होगी, हाँ कल किसी और politics चीज़ की की होगी, हाँ होगी, एग्जैक्टली। तो वो मुझे चलता उसका तो अंत ही नहीं है, तो कहाँ लाइन ड्रॉ करोगे, कब तक भागते रहोगे। तो जिंदगी जो मैं इसलिए फिर बोलता हूँ कि हम जो टियर 2 टियर 3 बैकग्राउंड से आते हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, हमें कहीं ना कहीं वो सुकून की लाइन खींचना आता है कि यार हम तो कहाँ से आए। आप ही देखो ना, मैं कहाँ से आया, मैं एक ऐसे परिवार से आया जहाँ पे किराना शॉप चलती है, राइट, जहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोल पाता कोई। मेरे अलावा घर में किसी ने इंजीनियरिंग नहीं करी, मेरे अलावा घर से कोई IIT में नहीं गया। वहाँ से निकल के मैं आज यहाँ पहुँचा, तो मैं तो वो अगर हाँ दैट इज लीप इन इटसेल्फ। तो मैं मेरे लिए तो वो हिमालय है। मैं कंपेयर करूँ किसी को, उसको बायजूस से या किसी और कंपनी से, अपग्रेड से, अकेडमी से, यार कि वो तो इतने बैठे हैं, तो वो तो अपने आप को इंसल्ट करने वाली बात होगी ना। मतलब एक तरह से मैं जो मेरी जर्नी है, जो मेरे पेरेंट्स की जर्नी रही है, या मेरे वाइफ की जर्नी रही है, उसकी भी इंसल्ट कर रहे हो आप तो कॉन्स्टेंट बोलोगे इसका कोई मतलब ही नहीं है, पर वो तो सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन अपने आप में एक इंस्पिरेशन भी हो सकती है, और कंपैरिजन अपने आप में एक डिमोटिवेशन भी हो सकता है। तो आपको उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब तो जैसे आप जब आपने शुरू किया तब बहुत कम स्टार्टअप से, अब इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, आप देखते हैं कि आते हैं 2-3-4 फंडिंग राउंड ले लिए, 3-4 साल चले, ख़त्म हो गया, चलो भैया हो गया, और 2-4 इन्वेस्टर और 2-4 लोगों ने बना दिया। तो उसको आप कैसे देखते हैं, एंड या फिर आप बड़ा विजन या उसको अचीव करना, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं? देखो बिजनेस, ये एक कुणाल शाह की कोट है, और जो कि बहुत सही कोट है, हालांकि उनका वे ऑफ ऑपरेटिंग डिफरेंट है, पर कोट मुझे बहुत सही लगी, इसलिए मैं आपको बताऊँ। द बेस्ट थिंग अबाउट बिल्डिंग अ बिजनेस इज़ दैट इट टीचेज यू टू माइंड योर ओन बिजनेस। क्यों कमेंट करूँ मैं इन पे? सबका अपना अपना तरीका है ना, तो उनको किस नज़र से देखता हूँ, मेरे नज़र से देखने से क्या होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि सबकी अपनी जर्नी है, सब अपनी तरह से उसको बिल्ड कर रहे हैं, सबका अपना रीज़न रहता है बिजनेस बिल्ड करने का और स्टार्टअप बिल्ड करने का। तो उन्होंने तो एग्जीक्यूट किया, तो उस पर मेरा कोई भी कमेंट या व्यू नहीं है। मैंने इंटरनेशनल एक लेगेसी क्रिएट करने के लिए मेरा ड्राइविंग फोर्स कुछ अलग था, उसको बिल्ड किया। तो मेरा उसका आंसर यही है कि आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर I respect each and every entrepreneur, and I think irrespective whether their paths are different, whether their philosophies are different or not, because at the end of the day, चाहे वो बायजूस हों, चाहे कुणाल हों, चाहे अलग सर हों, चाहे दीपिंदर हों, जर्नी सबकी अलग अलग रही होंगी, पर स्ट्रगल सबके सेम ही है। मुझे पता है एज एन एंटरप्रेन्योर आज भी कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ें खटकती होंगी, आज भी उन्हें बड़ा लोनली फील होता होगा, है ना, कि कुछ स्ट्रगल्स है जो सिर्फ किसी साथ शेयर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि वो जो एट द वेरी हार्ट ऑफ एट द वेरी हार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप जो स्ट्रगल्स है ना, वो तुम्हारे शेयर्ड हैं, वो साझे हैं हमारे। आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपके भी अपने स्ट्रगल्स हैं। तो एक वो अनस्पोकन ब्रदरहुड है जी। मैं आपकी मत से सहमत हूँ ना हूँ, आपके विचारों से सहमत हूँ ना हूँ, पर मैं आपके एफर्ट्स को सैल्यूट जरूर करूँगा। तो अगर मैं किसी इंसान का रिस्पेक्ट करता हूँ एट द कोर ऑफ इट, यार किसी ने मेहनत तो करी, तो उसका वे ऑफ लाइफ कैसा भी रहा, उसने कैसे भी एग्जीक्यूट किया, वो अलग उसका वे ऑफ सर्कमस्टांसेस है, उससे कॉन्टेक्स्ट मुझे पता भी नहीं है। तो मैं तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यू नहीं लेता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि बेस्ट थिंग अबाउट बिल्डिंग बिजनेस इज दैट इट टीचेस यू माइंड योर ओन बिजनेस। मैं अपना इंटरनेशनल पे जुटा हुआ हूँ, अपना इंटरनेशनल देख रहा हूँ, यार मैं अच्छे से करूँ, मैं सोच रहा हूँ कर पाऊँ। बट ऐसे कोई इंडियन स्टार्टअप जिनसे आपने कुछ सीखा हो, या एग्जांपल्स में? मतलब मैं कह रहा हूँ हर स्टार्टअप से आप कुछ ना सीखते हैं। जैसे बायजूस हैं, अब हालांकि आजकल बायजूस गलत कारणों से न्यूज़ में है, पर मैं सोचता हूँ कि उन्होंने सारे एटेक बिजनेस को ड्रीम करना सिखाया कि कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। आई थिंक दुनिया के एटेक प्लेयर। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने उनसे मैंने इंटरनेशनल में 2021 तक कोई सेल्स टीम नहीं थी, पूरा प्रोडक्ट मार्केटिंग था। पर सेल्स एज अ स्किल कैसे सीखें आप, और उसके बेसिस पे अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, वो मैं बायजूस से सीखा। कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम बनाई, प्रोसेस बनाई, कुछ गलतियाँ हुई होंगी उनसे, पर हमारी वो तो सब में होती हैं ना। पर एज एन एंटरप्रेन्योर हम चाहते हैं ना नए नए स्किल सीखें, तो मैंने उससे सेल्स सीखा। फिजिक्स वाला जो अलग पांडे सर हैं, उनसे मैंने यूट्यूब सीखा कि यूट्यूब का क्या चैनल बना सकते हैं, है ना। तो इसी में आपसे मिला तो बहुत एक्साइटेड था कि यार यूट्यूब में आप कैसे करते हैं। तो हमने भी एक छोटी सी यूट्यूब टीम बनाई है, किस पे काम करेंगे। जोमेटो है, उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ मैं, क्या वो बहुत क्रिएटिव, उनकी मार्केटिंग बड़ी क्रिएटिव लेवल, अलग अलग गलत गजब लेवल की मार्केटिंग होती है। तो मैं उनसे वो सीखा। ज़रोधा से ये सीखा कि यार बिना फंडिंग का, जोहो है उनसे ये सीखा कि बिना फंडिंग के $multi-billion बिजनेस कैसे बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यही है, आई थिंक मुझे लगता है कि आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप किस में कमी ढूंढ रहे हैं। कि आप चाहें तो बायजूस को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उनसे कुछ सीख भी सकते हैं, आप चाहें तो जोमेटो को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उनसे सीख भी सकते हैं। तो आपके नज़रिए के ऊपर है। मैंने तो हर एंटरप्रेन्योर से, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनसे यही कुछ ना कुछ सीखा ही है। मैं ऑडियंस से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए एंटरप्रेन्योर को क्रिटिसाइज़ करने वाले तो बहुत लोग हैं, ज्ञान उसको एडवाइस देने वाले भी बहुत लोग हैं, उसे पता है, मोटा मोटा उसे पता है क्या सही है क्या गलत है।
बस थोड़ा सपोर्ट कर दो उसको, थोड़ा सहारा दे दो उसको, है ना, उसके प्रोडक्ट खरीद लो, है ना, उसको अगर क्रिटिसाइज़ करना है तो एक बार 1-to-1 उसको फीडबैक पहले 1-to-1 लिख दो, अगर जवाब नहीं है तो फिर सोशल मीडिया पे जाओ, है ना। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर एंटरप्रेन्योर से कुछ ना सीख सकते हो आप, और सीख नहीं सकते एटलीस्ट सपोर्ट करो, है ना, सपोर्ट नहीं कर सकते एटलीस्ट क्रिटिसाइज मत करो, कि वो एनीवे उसके पास 5 चीज़ें और हैं, ऑलरेडी हैं, मेरे पास ऑलरेडी 5 प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है ना। आप सोशल मीडिया पे उसका हल्ला मचा दोगे तो मेरा एनर्जी उसमें जाएगा, मैं उसको एड्रेस करूँगा, मेरा धर्म है, मेरा ड्यूटी है, पर वो नहीं होता तो मैं शायद वो 5 प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेता। तो बस यही है। अभी जैसे कि ऑफकोर्स आपने 300 लोग की टीम बन गई, फंडिंग हो गई, बट इनिशियली आपने जैसे कि बोला कि ठीक है ऐड रेवेन्यू से हमने बिजनेस ग्रो कर लिया, बट इनिशियली आपने टीम कैसे बिल्ड करी? क्या आपने अपना ही प्लेटफॉर्म यूज़ किया या फिर एक्चुअल में आपने जॉब हायरिंग करी? क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग 10 साल से आप चला रहे हैं, यानी एक आपके अलावा भी कोई स्ट्रॉन्ग कोर टीम होगी, और वो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि यार चाहे वो को फाउंडर्स हो या स्ट्रॉन्ग इनिशियल टीम हो, वो कैसे बनाएंगे? इंटर्नशाला में 300 लोग हैं, क्या आप जानते हैं इनमें से 250 लोगों ने एज एन इंटर्न शुरू किया था इंटर्नशाला में, और अपनी इंटर्नशिप को फुल टाइम कन्वर्ट किया, फिर फुल टाइम से वो मैनेजर बने, मैनेजर सीनियर मैनेजर बने, आज वीपी। जो हमारे फर्स्ट इंटर्न हैं शादाब आलम, जो आज हमारे ई लर्निंग जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग से उसके हेड हैं, उन्होंने भी एज एन इंटर्न शुरू किया था 2012 के अंदर, और 11 साल से हमारे साथ हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं इंटर्नशाला इज फॉर द इंटर्न्स, ऑफ द इंटर्न्स एंड बाय द इंटर्न्स। बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये हुआ कि इंटर्न्स और फ्रेशर जब आप हायर करते हैं तो बड़े यंग होते हैं, है ना, उनको मोल्ड करना बड़ा आसान है। आपका 5 साल 7 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका एक माइंडसेट बन जाता है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। पर इंटर्न्स तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, नया नया एनवायरनमेंट होता है, आप उन्हें जो भी करवाओगे वो करेंगे, जोश भी होता है, क्रिएटिव भी होती है ना। तो मतलब तो वो बहुत आप इस वीडियो के इंटरव्यू के बाद मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप टूर लें ऑफिस का, आपको बहुत पॉजिटिव फील आएगी, आपको लगेगा कॉलेज के अंदर आप, है ना, कि ऐसे ऐसे हुड़दंग हो रहा है, आज फोड़ देंगे, और ऐसे मस्ती चल रही है, ऐसे लग नहीं रहा कि आप ऑफिस के अंदर हैं, ये ऐसे सब डल बैठे हैं और पता नहीं भाई कितना काम है, बर्डन कब छुट्टी होगी, ऐसा नहीं। तो बहुत ये भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार सही एम्प्लॉयज को कैसे हायर किया जाए। पहली बात, एम्प्लॉयज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर कोई एम्प्लॉय देख रहा है, और कंपनीज जैसे आप क्या क्या सवाल पूछते हो कि वो स्किल या पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये सब देखने में? मैं तो हमारा बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क है, हमसे 3H फ्रेमवर्क बोलते हैं, ठीक है, और ये 3H नॉन निगोशिएबल हैं। स्किल्स तो अलग चीज़ हो गई, स्किल और विल वाला फ्रेमवर्क आपने सुना होगा, स्किल कैन सिखा सकते हैं, विल नहीं सिखा सकते आप किसी को, मतलब आपको नहीं आता पर आप सीखने के इच्छुक हैं, हम सिखा दूंगा आपको। अगर आपको आता है पर आप बहुत ही एटीट्यूड वाले हैं तो नहीं कर सकता, या आपको सीखने का मन नहीं तो मैं नहीं फिक्स कर सकता। तो हम 3H चेक करते हैं। हार्ड वर्क, कि आपने ज़िंदगी में हार्ड वर्क किया है नहीं किया है, चाहे वो एग्जाम में किया हो, चाहे प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए, प्रूफ ऑफ हार्ड वर्क होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में तो आपको ग्राइंड घिसना ही है, ग्राइंड ही है। तो वरना तो आप बोलोगे यार तो बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो मैं भी आज भी मैं 16 घंटे काम करता हूँ और 12 घंटे काम करता हूँ, तो मैं तो नहीं बोल रहा कि बहुत मुश्किल है। तो हार्ड वर्क का प्रूफ होना चाहिए आपकी लाइफ में, चाहे आपने एग्जाम के लिए नाइट आउट्स मारे हों, चाहे कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, चाहे खुद का स्टार्टअप किया हो, कुछ भी किया हो, तो एक एग्जाम्पल आपकी लाइफ में होना चाहिए यहाँ पर आपने स्ट्रगल किया हो। एक तो ये है। दूसरा ऑनेस्टी, कि इंटीग्रिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़। और कभी भी आपने ज़िंदगी में चीटिंग करी है या शॉर्टकट्स लिए हैं या फिर पिछली जॉब में कोई ऐसा किया है जो क्वेश्चनेबल है, तो वो सेकंड H है। तो हार्ड वर्क फर्स्ट, ऑनेस्टी सेकंड, थर्ड इज ह्यूमिलिटी। कुछ भी किया होगा आपने ज़िंदगी में, पर दुनिया में सीखने को भी बहुत कुछ बाकी है। अगर आपको ये फीलिंग ऑलरेडी आ गई मुझे सब कुछ आ गया है और हम्बल नहीं है आप, तो ना तो आप खुद सीख पाएंगे ना अपने से नीचे वालों को सिखाएंगे। तो हमारे लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। इन पे ही हम सवाल पूछते हैं आप, और सवाल बड़े सिंपल होते हैं, अपनी बताइए अपने बारे में, तो यहाँ क्यों गए, यहाँ पे क्या किया, तो उन बातचीत उस कॉन्वर्सेशन कहीं शो किया। आपसे मैं बात कर रहा था तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने कब शुरू किया और आप अब कैसे बनाते हैं, तो उस कहानी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल का एलिमेंट मुझे दिख जाएगा। तो मुझे ये पता है कि अर्नब को अगर मैं लेके आऊँगा तो अभी मुझे ये सोचना नहीं पड़ा कि अर्नब मेहनत नहीं करेगा, तो अर्नब ने मेहनत करके कुछ बनाया है, तो मेहनत वैल्यू समझता है अर्नब, तो मुझे वो पता है। हाँ, तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें हम प्राइमरली अपने एम्प्लॉयज़ में, टीम मेंबर्स में देखते हैं, उन पे हम इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और बहुत डीप में इंटरव्यू करते हैं। हमारा कोई स्टैंडर्ड वैसे प्रैक्टिसेस नहीं है, पर कॉन्वर्जेशंस ही हैं, बहुत इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन। मतलब शुरू में तो अब तो मैं इंटरव्यूज़ मैंने लेने कम कर दिए हैं, पहले 50-100 मेंबर्स जब तक हायर होते तो मैं सबके इंटरव्यू लेता था। मेरा एक इंटरव्यू 2-2, 3-3 घंटे चलता था, क्योंकि इंटरव्यू है ही नहीं, बात ही कर रहा हूँ। हाँ, एग्जाम ही नहीं है, मतलब बस बात कर रहा हूँ। बताए तो तूने इंजीनियरिंग क्यों करी, इंजीनियरिंग में तेरा 6 CGPA क्यों है, कौन सा कोर्स पसंद आया था, उसमें क्या किया। हाँ, तो पूरा पता जाता है कि हाँ यार ये बच्चा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसमें लगन है नहीं है। अगर आप ये 3 फ्रेमवर्क लेके चलो, ये 3 क्वालिटी लेके चलो और इन्वेस्ट करो टाइम अपना,
कैंडिडेट सही कैंडिडेट ढूंढने में, तो फिर बाद में एट्रिशन भी नहीं होता, बाद में एट्रिशन प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे कि ऑफकोर्स आपने 2010 में आपने जॉब छोड़ा, आपकी अच्छी सैलरी थी, तो आप तो कन्विंस हो गए कि यार बढ़िया है, सब हो गया, बट क्या आपका फैमिली सपोर्ट मिला? क्योंकि बहुत बार होता भी है, सुनते भी हैं कि यार बहुत लोगों को अपना स्टार्टअप करना होता है, आइडिया होता है, बट फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, वो बोल रहे कि स्टेबल लाइफ मत छोड़ो। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसको कैसे डील करें, स्पेशली कोई न्यू स्टार्टअप फाउंडर? देखिए, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है कि घर का लोन चुकाना है या बहन की शादी करनी है, ऐसी कुछ चीज़ें ना है, या पिताजी का इलाज करवाना है, तो घर वाले की जो कंसर्न है वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप कितने कन्विंस्ड हो और आप खुश रहोगे ना। मैंने जैसे कि कहा, पेरेंट्स का एक ही मकसद है कि आप खुश रहें, ठीक है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भी मेरे से सवाल लेके आता है, कि अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है और ऐसी कोई जेन्युइन रीजंस नहीं है कि पेरेंट्स क्यों वरीड हैं, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो अपने आइडिया को लेके, तो आप इन्वेस्टर को कैसे करोगे, कस्टमर को कैसे करोगे, करेक्ट, टीम को कैसे करोगे? पेरेंट्स, खासकर माँ, तो अपने बच्चे को हीरा समझती है, कि वो सच में नालायक हो, है ना। अपने बच्चों को हीरा समझती है। तो जो आपको हीरा समझता है उसको आप समझा नहीं पा रहे कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, तो आप इन्वेस्टर को समझाओगे भैया तो अपने चेक काट के दे दे मुझे कि मेरे आइडिया में दम है। तो मैं तो ये बोलता हूँ, टीम हो गई, कोई अपना अच्छा करियर छोड़ के आपके पास क्यों ज्वाइन करेगा? तो मैं तो ये बोलता हूँ कि इसे टेस्ट कर लीजिए, और वो यही चेक कर रहे होते हैं पेरेंट्स की आप कितने कन्विंस्ड हो। पर कभी उन्होंने पेरेंट्स से नहीं बोला कि बच्चा तो दुखी है, क्योंकि चेहरे पे जो खुशी है ना, पेरेंट्स को बस वही चाहिए। आज भी मेरी माँ मुझे फ़ोन करके यही पूछती है, बेटा तो खुश है ना, बेटा तूने खाना खा लिया ना, बेटा तेरी तबीयत ठीक है ना, घर में सब ठीक है ना। ना तो उन्होंने आज तक मेरी सैलरी पूछी, ना उन्होंने आज तक मेरा रेवेन्यू पूछा, ना आज तक वैल्यूएशन पूछा, ना टीम साइज पूछा। ऑफिस आती है तो उन्हें आंखों में चमक आती है कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ कर दिखाया, तो बाकी उन्हें कुछ नहीं पता, है ना। तो उनके लिए तो बस आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स पे ये इल्ज़ाम डाल देते हैं, उन्हें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में डाउट है, हमें उतना कन्विक्शन नहीं है, और उसको हम बहाना ले रहे हैं कि चलो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप में कन्विक्शन है और पेरेंट्स को आप लगातार समझाइए, तो आई एम श्योर कि दे मानेंगे। और कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, जैसे मेरे पे कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं थी, है ना, पेरेंट्स सेटल्ड हैं, उनका अपना बिजनेस है या जो भी किराना शॉप है, तो मेरे पे कोई जिम्मेदारी थी नहीं, तो मैं जिम्मेदारी से भागा नहीं। जिम्मेदारी होती तो शायद मैं डिसीजन नहीं ले पाता, ये थोड़ा लेट लेते वो समझदारी वाली बात भी है, वो तो बेवकूफ़ी है हो जाएगी। अगर आप घर पे लोन चढ़ावा और आप नौकरी छोड़ के उसमें कूद गए तो बेवकूफ़ी है। तो मुझे तो थोड़ा सा फैक्टर्स आपको सब कंसिडर करने चाहिए और कीजिए। तो ये तो हो गया फैमिली साइड, जो पेरेंट्स साइड का सपोर्ट है। फिर इसी टाइम पे एक क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड है फैमिली का, उसी टाइम मेरी शादी की बात भी चल रही थी, और अरेंज मैरिज की। तो मैं ये कहता हूँ, और अरेंज मैरिज थी, और मेरे फादर इन लॉ के पास जब मेरा बायोडाटा गया, तो उसमें तो मैं ऐसे उस वक्त तो जब बायोडाटा गया उसमें मैं जॉब कर रहा था। तो जब वो मेरे से मिलने आए तो उन्होंने पूछा, बेटा अवीवा लाइफ इंश्योरेंस में आप जॉब कर रहे हैं सीनियर बिजनेस एनालिटिक्स की, तो इसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं? तो मैंने कहा अंकल फ्यूचर क्या है इसका, हमें आप क्या देख रहे हैं कि आप डायरेक्टर CEO क्या बनेंगे इस कंपनी के अंदर? तो मैंने बोला अंकल एक्चुअली मैंने तो नोटिस पीरियड में हूँ, मैं तो रिज़ाइन कर चुका हूँ। तो वो थोड़ा सा घबराए, तो बोले बेटा आप क्या करोगे? मैंने कहा अंकल मैंने तो ये इंटरनेशनल ब्लॉग है, आपको दिखा देता हूँ, ये इस पर थोड़ा काम करूँगा मैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें फ्यूचर कैसा है? मैंने कहा अंकल फ्यूचर का पता नहीं, पर मज़ा बहुत आ रहा है मेरे को। तो फिर वो चले गए, और तो मुझे लगता कि आगे से वो मना कर देंगे। पर मैं सोचता हूँ कि मेरे से बड़े एंटरप्रेन्योर तो मेरे फादर इन लॉ निकले, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क लिया, जो कि मैंने कर लिया। पर एक पिता के लिए अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे देना जो अभी अर्न भी नहीं कर रहा है, जिसका बिजनेस आइडिया अनसर्टेन है, कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। मैं तो नहीं कर पाऊँ। अगर आज मेरी बेटी हो, मैं तो उसको बहुत रोकूंगा, यार बेटा मत जा, क्यों उन्हें पता तो है कि स्ट्रगल तो होगा ही है। और तो मुझे लगता है मेरे से बड़े एंटरप्रेन्योर वो निकले, और उनसे बड़ी एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है मेरी वाइफ निकली, कि उन्होंने जानते हुए भी कि एक स्ट्रगल की लाइफ होगी, और उस स्ट्रगल लाइफ थी हमारी 3 साल तक, बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों ने। ना तो एक न्यूली मैरिड के कुछ एस्पिरेशंस होते हैं कि हम घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, शॉपिंग करेंगे, फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाके घूमेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इनफैक्ट वो हाँ इंटरनेशनल शुरू कर दी, और जॉब मैं सैलरी ले नहीं रहा। इनफैक्ट उनकी सैलरी से घर चला। वो जॉब करती थी HDFC बैंक के अंदर एज ए ब्रांच मैनेजर, तो वो अर्न करती थी और मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ। तो 2 साल तक उन्होंने सपोर्ट किया, और फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल रेवेन्यू बनने लगा, तो मैंने फिर सैलरी ड्रॉ करनी शुरू करी धीरे धीरे। पर 3 साल तक तो मैं कहूँगा घर उन्होंने चलाया, मेरी सेविंग्स प्लस उनके इनकम से ही घर चला। तो मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि पेरेंट्स साइड पे भी, और फादर इन लॉ साइड पे भी, और वाइफ साइड पे बहुत सपोर्ट मिला। मतलब ये तो मेरे चट्टान है, तो मेरी रॉक ऑफ माई लाइफ है।
अगर ये लोग नहीं होते तो इंटर्न शाला मैं नहीं बना पाता, और आज भी ये लोग हैं तो ही मैं इंटर्न शाला बना पा रहा हूँ, वरना मैं नहीं बना पाता। एक आपने इस पे भी बोला कि दिल से बनी कंपनी है एंड फिलॉसफी आपकी ऐसी रही या कल्चर आपका ऐसा रहा है। कल्चर के बारे में फॉरेन कंपनीज तो काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, उनका फोकस भी रहता है, कोड्स भी रहते हैं, बट इंडियन कंपनीज का मैंने उतना सुना नहीं है, स्पेशली स्टार्टअप्स का, एमएनसीज का तो होता ही है। तो ये एक्चुअल में कल्चर होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और ये बनाते कैसे हैं? और सब रेवेन्यू वैल्यूएशन ये सब तो दिख जाता है, ये दिखता नहीं है, बट क्या है, इम्पैक्ट क्या है और बनाते कैसे हैं? 2014 में जब हम 20 लोगों से बड़ी टीम हो गए तो हमने एक सेशन किया कि कल्चर सेशन बोल देते हैं उसको। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा कल्चर होती क्या है। हमने बहुत ही सुंदर डेफिनेशन निकाली कल्चर की। कल्चर इज व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज लुकिंग, कि आप क्या करते हैं जब कोई नहीं देख रहा है, दैट्स योर कल्चर, राइट। जैसे हमारे इंडिया में है, कोई बड़ा घर पे हम तुरंत पैर छू लेते हैं, ये हमारी कल्चर है ना। चाहे कोई बोले कि हम औरतों का रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो करे ना करें, वो कल्चर हो या ना हो, पर ये हमारी कल्चर है। तो जो आप नेचुरली आपका वे ऑफ लाइफ है ना, वो आप ही कल्चर है। हमने बहुत ही बूटस्ट्रैप की कंपनी बनाई, तुमने बीच जुगाड़ू एंड कंजूस हमारी कल्चर है, जो हम ऑलरेडी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने नया कुछ किसी का कॉपी किया, बट इसी भी हम बिलीव करते हैं। अपने आप पे सोचा कि मैं कौन हूँ। हमने देखा हम बहुत सिंप्लिसिटी ओरिएंटेड इंसान हैं, है ना, कि हमारा वेबसाइट भी बहुत सिंपल है और ऑफिस भी बहुत सिंपल है, तो कीप इट सिंपल हमारी कल्चर बन गई। और ऑर्गेनाइजेशन में कोई कल्चर अपने वॉल पे लगा के आपने 11 चीज़ें यहाँ पे लिख दी, वो कल्चर नहीं है। कल्चर आपको डे टू डे एक्शन में तो मेरे टीम फॉलो हो रहा है ना। जैसे अगर रेस्पेक्ट आपका कल्चर है तो एज ए CEO आई कांट बी टॉकिंग टू समबडी इन अ रूड वे, वेदर वो इंटर्न हो चाहे कोई कुछ भी हो। अगर हमारा कल्चर है बी जुगाड़ू कंजूस, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो खर्चे किए जा रहा हूँ, मैं तो प्रिंट आउट वेस्ट किए जा रहा हूँ, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ प्रिंट आउट वेस्ट ना करो। तो हमने उसको डेली एक्शन में ट्रांसलेट किया और पूरी कंपनी को, हर किसी को ओनरशिप दी कि चाहे आप किसी भी रैंक पर हों, कल्चर इज अ कलेक्टिव ओन थिंग। दैट मीन्स अगर आप CEO को भी कभी ये गलती करते देखो तो आपका हक है कि आप जाके बोलो सर आप जो कर रहे हो हमारी अगेंस्ट है, तभी। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही टीम में जो आएंगे उनको ये आप वैल्यू सिखाओगे। तो अपने आप में बहुत ही नेचुरल, ऐसा नहीं कि कोई इधर डंडा मार, हाँ एग्जैक्टली, बहुत क्या करना है। और उसमें फिर कोई इससे इसका फायदा ये हुआ कि कल्चर और पॉलिसिंग में फ़र्क है। कल्चर अंदर से आती है, आप कौन हैं और आप वैसा बिहेव करना चाहते हैं। पॉलिसिंग होती है वो बाहर, रूल्स होते हैं बाहर से आते हैं, कि गलत होने के बाद वो बता रहे हैं हाँ। तो कल्चर का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो सर्विलेंस है ना, ऑर्गेनाइजेशन आपको इस पर नज़र नहीं रखनी पड़ती, माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ता, या फिर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाने पड़ते, बहुत सारी पॉलिसीज नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि अंडरस्टूड है बहुत सारी चीज़ें। तो एक वे ऑफ लाइफ है आपका जो जिस तरह से आप ऑपरेट करते हैं, और वही आपकी कल्चर बन जाती है। इसमें जैसे कि आपने कल्चर बिल्ड तो कर दिया, बट ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, इसके ऐसे सेशंस होते हैं या कैसे होते हैं? सेशंस होते हैं, पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारी ये कल्चर है क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। ये कल्चर हमने इसलिए रखी क्योंकि इंडिया में क्लीनलीनेस पे थोड़ा कम ध्यान रहता है पर्टिकुलरली। आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कहीं पे भी मुझे कप गिरा हुआ दिख जाएगा तो मैं उसको वहीं उठाऊंगा और डस्टबिन डालूंगा। कहीं पे मुझे फ्लोर पे अगर चाय के धब्बे गिरे होते तो मैं तुरंत कैंटीन से पोछा लेके आता हूँ, वो पूरी टीम के सामने फ्लोर पे पोछा लगाता हूँ मैं, या झाड़ू निकालता हूँ। और ऐसा मैं ही नहीं करता, टीम में जितने भी सीनियर लोग हैं करते हैं। तो जब आप उसको डेली बेसिस आप एग्जिबिट कर रहे हैं उसको, तो अपने आप वो, और किसी ने किया तो आपने टोक दिया कि आपने वहाँ पे कप छूट दिया, प्लीज़ उठा लीजिए। अब अगर आप ऑफिस का टूर लेंगे हमारे साथ, आप देखेंगे सारे मीटिंग रूम्स के अंदर जो ऑक्यूपाइड नहीं है वहाँ पे लाइट्स ऑफ हैं। बहुत छोटी चीज़ है ये, है ना। पर हम क्योंकि बीइंग जुगाड़ू एंड कंजूस इज अ कल्चर, फ्रुगल कल्चर है, तो अपने आप दो माइंड में बैठा हुआ है कि यार ये अगर इसका यूज़ नहीं है तो बंद कर दो इसको लाइट को। तो ये जो डे टू डे एक्शंस हैं, फीडबैक हमारा कल्चर है, तो रेगुलर फीडबैक, कोई मेल पे मैंने फीडबैक दिया है ना, और किसी को अप्रिशिएट किया, तो मुझे कि इसको इंश्योर करना कि फॉलो होता रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंश्योर करें कि आप ये एक्शंस में डेली दिखता रहे, आपके एक्शंस में और आपकी टीम के एक्शंस में, और जहाँ पे भी वो एक्शन से डिविएशन हो रहा है वहाँ पे उसको तुरंत नज कर दिया जाए कि आप उससे डिवेट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप एक बार सेशन करके या एक बार वॉल पे लिख के भूल जाएंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली सबको दिख जाता है कि आपकी कथनी और करनी में फ़र्क है। तो आपकी कथनी और करनी एक लाइन पे होनी चाहिए, तो अपने आप वो कल्चर बन जाएगी आपके। सर्वेश, पहले अगर आप थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को। हाँ, तो अर्नब, मैं राजस्थान में एक टाउन है नवलगढ़, वहाँ पे पला बड़ा। तो 12th तक मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की, और उसके बाद जेईई प्रिपरेशन के लिए कोटा चला गया, और वहाँ पे मैंने जेईई के लिए तैयारी की और एग्ज़ाम लिखा। तो सिंस हमारी ऑडियंस काफ़ी हिंदी बैकग्राउंड से है, तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ कि
मैंने जेई का एग्ज़ाम भी हिंदी में लिखा। ओके। तो जैसे हम बोलते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैंने बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण। अच्छा, ये तो मैं पहली बार वर्ड सुन रहा हूँ, जो एक्सेलरेशन। हाँ, तो मैंने ये हिंदी में एग्ज़ाम लिखा। इत्तेफाक की बात ये रही कि मैं पहुंच गया आईआईटी मद्रास, जहाँ पे पूरा इंग्लिश में है ना। तो क्लासरूम में भी प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हॉस्टल में फ्रेंड्स भी इंग्लिश में बात करते हैं, तो मुझे बड़ा ही दिक्कत आई। वो बड़ा शाई भी फील करते थे। मुझे हिंदी मीडियम के बच्चे में काबिलियत बहुत होती है, पर वो थोड़ी हिचक रह जाती है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि यार इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश का एक हमारे यहाँ देश में ठप्पा है। तो मैंने इसको मिशन बना लिया कि यार मैं इंग्लिश को मास्टर करूँगा। मतलब ये लैंग्वेज जितनी फ्लुएंटली मैं हिंदी बोलता हूँ, जितनी धारा प्रवाह में हिंदी बोलता हूँ, उतनी फ्लुएंटली मैं इंग्लिश भी बोलूँगा। तो मैंने जितने नॉवेल्स मेरे हाथ लगे, जितने न्यूज़पेपर मेरे हाथ लगे, और प्रोफेसर से, फ्रेंड से हेल्प ले लेके मैंने 1 साल इंग्लिश में बहुत मेहनत की। हर सुबह मैं हिंदू न्यूज़पेपर आता है चेन्नई के अंदर, काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है, तो उसको पढ़ता और उसकी जो भी हेडलाइन होती है उसको अपने वर्ड्स में मिरर के सामने खड़े होकर बोलता। तो उसका नतीजा ये रहा, धीरे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। और 3rd ईयर में हमारे यहाँ एक GRE एग्ज़ाम होता है, जो कि हायर स्टडीज़ के लिए आपको बाहर जाना है, MS के लिए जाना है, US जाना, तो आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ता है। तो GRE एग्ज़ाम होता है, उसमें इंग्लिश एक सेक्शन होता है वर्बल, और एक क्वांट सेक्शन होता है। दोनों के उस ज़माने में 800 के वो हुआ करते थे स्कोर्स, तो टोटल 1600 के स्कोर्स हुआ करते थे। और मैंने उस एग्ज़ाम के अंदर 1550 नंबर लेके आया मैं। ओके। और उसमें से भी इंग्लिश में 800 में से 800, और मैथ्स में 750 में से 800 में से 750। और पूरे कैंपस में रिकॉर्ड था ये कि ना तो किसी ने 1550 1550 स्कोर लेके आया है, और ना ही किसी ने 800 आउट ऑफ 800 इंग्लिश में लेके आया है। तो उस टाइम पे मेरे सारे विंगमेट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने एक पार्टी रखी, टोस्ट दिया कि एक राजस्थान के छोटे से गाँव से आने वाले, जिसको जो इंग्लिश बोल भी नहीं पाता था फर्स्ट ईयर में, 3rd ईयर में वो इस लेवल पे पहुंच गया है। तो मैं ये कहानी इसलिए शेयर कर रहा हूँ अपने आपके ऑडियंस के साथ कि मुझे लगता है कि भाषा और लैंग्वेज है वो अपने विचारों को व्यक्त करने का एक जरिया ही है, और वो टूल आप अगर लगन से मेहनत करेंगे तो मास्टर कर लेंगे। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आपके विचार, वो क्लैरिटी हो आपके थॉट प्रोसेस के अंदर। तो लैंग्वेज को लेकर कभी हिचकिचाएं मत, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें। तो वो जो आपने बोला था कि हिंदी वाले काम तो कर लेते हैं बट वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो आपने प्रूव कर दिया। हाँ, कम ना समझे, किसी से कम नहीं, हम तो फोड़ देंगे। हाँ, हम तो बैकग्राउंड हमारा ऐसा है कि वैसे ही हम Tier 2 Tier 3 प्लेसेस से आते हैं, तो लाइफ में हमें बहुत स्ट्रगल वैसे भी करना पड़ता है। हर चीज़ हमारे लिए तो हमने अर्न करी है, हमारे पेरेंट हमने देखा है स्ट्रगल कैसा। तो जो हमारी कैरेक्टर शेपिंग होती है वो एक अलग लेवल पे होती है। तो मुझे लगता है कि, और हम उसको कहते हैं ना, हीरे को पता ही नहीं था उसकी परख, उसकी कीमत क्या है, वैसी बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे, सिंस हम हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और थोड़े रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है। जो हमने देखा है और जो हमने सीखा है अपने जीवन में, बिकॉज वी केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, ये अपने आप में एक MBA है। तो वो कहानी है। तो IIT मद्रास गया, और फिर वहाँ से और इंग्लिश पे ही बिल्ड करते हुए उस साल IIT मद्रास से सिर्फ 2 ही कैंपस प्लेसमेंट हुए थे जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स थे, और उसमें से एक मेरा था। तो अगेन एक बच्चा जो इंग्लिश नहीं बोल सकता, उसकी UK में जॉब लगी। आपकी स्ट्रीम कौन सी थी? मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता था। अच्छा। है ना, डुअल डिग्री प्रोग्राम सिविल इंजीनियरिंग में, BTech एंड MTech। और तो 5 साल का प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम करके डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट जॉब के लिए अप्लाई किया कैपिटल वन के अंदर, लंदन के अंदर, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। 2 साल वहाँ पे काम किया, और उस पर हमेशा, एक तो बिजनेस फैमिली से हूँ, मारवाड़ी फैमिली से हूँ, तो हमेशा ये कोशिश किया, कीड़ा कह लीजिए, खुद का कुछ बनाना है, वो हमेशा था ही। प्लस ये दिख गया 2 साल लंदन में काम करके कि अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो वहाँ पे मैं इतना कंफर्टेबल हो जाऊँगा लाइफ को लेके, कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। क्योंकि एक बार आप लंदन में टाइम बिता लेते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी के सारे आराम हैं, सब चीज़ें ईजी हैं, पैसा अच्छा है, तो देश आने की चाह थोड़ी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं देश वापस आऊँ, क्योंकि पेरेंट्स मेरे यहाँ पे, पूरा फैमिली यहाँ पर, रूट्स यहाँ पर हैं, और घर से दूर मैं रह नहीं सकता। तो इसलिए मैं 2 साल बाद UK से वापस आ गया इंडिया, बार्कलेज बॉम्बे में एज ए बिजनेस एनालिस्ट जॉब ज्वाइन किया। फिर अविवा लाइफ इंश्योरेंस गुड़गांव में सीनियर बिजनेस एनालिटिक्स मैनेजर के तरह ज्वाइन किया। और यहाँ पे ज्वाइन करने के साथ साथ ही मुझे इंटर्नशाला का आइडिया आया, तो उसको मैंने एज ए पार्ट टाइम ब्लॉग शुरू किया, जैसे आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया कि इससे कुछ कर सकते हैं, इससे कुछ बना सकते हैं, तो फिर इसको फुल टाइम परस्यू करना शुरू कर दिया। और आज इंटर्नशाला ना केवल हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म है। तकरीबन 21 मिलियन बच्चे
2 करोड़ बच्चे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हमारे इंटर्नशिप्स और ऑनलाइन कोर्सेज जो हम पढ़ाते हैं, और तकरीबन 3 लाख कंपनियां प्लेटफॉर्म पे इंटर्न्स हर साल हायर करती हैं। तो किस दुनिया में किसी भी देश में कहीं पर भी इतना बड़ा इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म नहीं है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेंट्स या कंपनीज। तो ये एक संक्षिप्त में हमारी जर्नी रही है। तो ये जैसे आपने ऑफ कोर्स आईआईटी किया, जैसे कि आपने बोला लंदन में बहुत बढ़िया जॉब थी, फिर आपने इंडिया शिफ्ट किया, यहाँ भी बढ़िया जॉब थी। अब आपकी उस टाइम में जब आपने जॉब छोड़ा, आई थिंक 2010 में छोड़ा, तब आपकी सैलरी कितनी रही होगी? सैलरी में तो टॉप 1% में रही होगी। मतलब लंदन में तो सैलरी ऑब्वियसली पाउंड्स में मिल रही थी, तो उसको इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो वो करोड़ में पहुंच जाएगी, है ना। और इंडिया में भी आई थिंक लास्ट सैलरी मेरी 30-35 LPA रही होगी, जब मैंने 2010 में छोड़ी होगी, तो वो सैलरी रही। अब तो यही मेरा सवाल है कि आपने ऐसा बोला वहाँ लंदन में मल्टीपल करोड़ की सैलरी है आपकी, 2-3 करोड़ 4 करोड़ जो भी एक सैलरी है, आपने अपने आप को रीज़न दिया कि पेरेंट्स के पास आना है, रूट्स के पास आना, आप आ गए। यहाँ भी 35 लाख की सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, बट यहाँ पे फिर आपको कॉन्फिडेंस कैसा आया कि इतनी बढ़िया जॉब है, सब कुछ सही है, कि अब मैं छोड़ के स्टार्टअप करता हूँ? क्योंकि बहुत लोग उसी में फंस जाते हैं कि यार कि इतना कुछ होने को है, क्या इज इट वर्थ दैट रिस्क? तो मैं उसमें 2-3 बहुत ही डीप क्वेश्चन है, सबके अपने अपने आंसर्स होते हैं, पर मैं मेरा आंसर बताता हूँ। मेरा आंसर जाता है इसका बैक इन कॉलेज, जब फाइनल ईयर में थे, तो ये स्टार्टअप का कीड़ा कहाँ से आया? एक तो बिजनेस फैमिली से वो रूट्स हैं, वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग के अंदर है ना। पर जब कॉलेज में फाइनल ईयर में थे तो बहुत फ्री टाइम होता है। आपने भी इंजीनियरिंग करी, तो फाइनल ईयर तो सबसे, फाइनल सेमेस्टर तो बहुत ही खाली सेमेस्टर होता है, और जॉब लगने के बाद तो और भी खाली है ना। तो हम लोग चेन्नई में, मद्रास में बीच पे जाया करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, बेसन नगर बीच पे। और ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ बैठा था एक रात को बीच पे, और अब बीच पे हम बैठे हैं, आगे रेत है और फिर लहरें आ रही हैं, तो बहुत से लोग चल रहे हैं रेत पे, तो उनके फुटप्रिंट्स बन रहे हैं। और कुछ देर में वो बहुत सारे फुटप्रिंट्स हैं बीच पे, फिर वेव आएगी, सारा भाग के ले जाएगी, फिर से वो क्लीन हो गया। तो मैंने ऐसे ही कैजुअली कमेंट कर दिया मेरे दोस्त को कि हमारी स्टोरी इस दुनिया पे इन बीच पे चलने वाले लोगों जैसे ही है। कुछ देर के लिए हमारे फुटप्रिंट्स हैं, फिर परिवार जब वेव बहा के ले गई तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन यहाँ पे चला था। तो अब देखा जाए तो इतने सारे लोग हैं हम इस वर्ल्ड में, कितने लोगों को लोग याद करते होंगे? 100 साल बाद मुझे कौन याद रखेगा? अपने एक जनरेशन बाद तो खुद के घर वाले भी याद नहीं रखते, आप अपने पेरेंट्स को याद रखते हो, ग्रैंड पेरेंट्स को याद रखते हो, उसको कौन था? तो ये एंड माई एग्जिस्टेंस, मेरा दुनिया में होना इतना ही इतना ही ट्रिवियल है, तो कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है कि भाई एक रेत पे निशान है उसकी तरह हूँ मैं। तो फिर ये क्या है ज़िंदगी? तो लाइफ का पर्पस क्या है एग्जैक्टली ना, वो क्वेश्चन सिंपल टर्म्स में आ गया। और हम ऐसा क्या बनाएंगे, हम ऐसी क्या लेगेसी क्रिएट करेंगे कि मेरे जाने के बाद भी लोग कुछ टाइम के लिए याद करें, कुछ तो कहें कि अच्छा किया। तो वो क्वेश्चन से कैजुअली मैंने कमेंट डाल दिया और वो रह गया दिमाग के अंदर, तो वो क्वेश्चन दिमाग में अटक गया और वो बार बार आता क्वेश्चन। जैसे मैंने लंदन का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर जॉब कर रहा था, तो एक था कि इंडिया वापस आना है, पर एक ये था यार मैं उसी पाथ पे जा रहा हूँ कि हाँ अच्छी सैलरी है, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, फिर अच्छा घर ले लूँगा, फिर शादी हो जाएगी। तो एक जो पैटर्न है लाइफ का, जो सेटल लाइफ का पैटर्न है, वो मुझे सामने दिख रहा था। वो मुझे दिखा एक दिन मैं मर जाऊँगा और कहानी ख़त्म। तो मैं बहुत डर गया उस बात से कि यार मैं 50, 60, 70, 80 जितने भी साल जीऊँगा उसका कुछ तो मतलब निकलना चाहिए। तो एक तो क्वेश्चन वो था, और वो क्वेश्चन धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया जैसे जैसे जॉब करता गया कि यार नहीं, अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये उसी रास्ते पे जा रहे हैं अपन, है ना। तो वो हाँ, वक्त निकलता जा रहा है। दूसरा, जैसे कि मैं IIT से था, 3 अच्छी जॉब कर चुका था, तो ये भी कॉन्फिडेंस था कि यार फेल हो गया तो कुछ ना कुछ तो वापस मिल ही जाएगा, क्योंकि नहीं, नौकरी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि एजुकेशन भी अपने पास, एक्सपीरियंस भी है, तो स्किल्स हैं ही, तो कुछ सीख के निकलूँगा बाहर। तो वो भी एक था। पर आइडियाज़ बहुत आते थे। कभी सोचता था कि फूड कोर्ट खोल लेता हूँ, कभी सोचता था कि सैलड बार खोल लेता हूँ, कि हेल्दी फूड का चलन शुरू करते हैं। ऐसे आइडियाज़ बहुत आते थे। पर होता क्या था कि वो आइडियाज़ आते थे, हफ्ते भर एक्साइटेड रहता था, सोचता था उसके बारे में, फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो मेरा तो स्विच मैंने तब किया जब एक आइडिया ऐसा आया मेरे दिमाग में जिसने मुझे कई दिन तक सोने नहीं दिया, बिल्कुल, और गया नहीं दिमाग से। तो मुझे कई बार आप आइडिया चुनते हो और कई बार आइडिया आपको चुनता है। तो मुझे लगा कि इंटरनेशनल आइडिया ने मुझे चुन लिया, और मैं सुबह शाम उसके बारे में सोच जा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा यार चलो इस पर कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 7 दिन भी हो गए, महीना भर हो गया, पर ये आइडिया दिमाग से जा नहीं रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो आई थिंक जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये भी कहना चाहूँगा कि पहला आइडिया है उसमें मत कूद जाओ, लेट इट
कुछ टाइम हाँ, दो, वक्त दो, ब्रू, हाँ, उसको अपने दिमाग में थोड़ा बनने दो उस आइडिया को, चलने दो, रिसर्च करते रहो, पढ़ते रहो उसके बारे में, इमीडिएट कूदने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप गट फील आ जाएगी आपको कि यार इसमें मज़ा आ रहा है और इसमें ये कुछ करने लायक है, और इसमें सीखने को बहुत मिलेगा, तो तुम आप कर लोगे। और उसमें मैंने बड़ी कॉशियस अप्रोच ली, ऐसा नहीं मैंने जैसे जिस दिन मुझे इंटर्नशिप शुरू करनी थी मैंने तुरंत जॉब छोड़ दिया, पहले मैंने ब्लॉग शुरू किया, है ना, साइड जॉब, है ना, कि जिसे आप यूट्यूब चैनल शुरू कर लेते हैं, साइड हसल। अब देखिए ये टर्म्स आज पॉपुलर हो गए हैं, उस वक्त तो मैं पता भी नहीं था कि साइड हसल टर्म होता है। तो मैंने कहा जब ब्लॉग शुरू करता हूँ, इंटर्नशाला ब्लॉग, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप के बारे में बात करूँगा। और इंटर्नशिप इसलिए चूज़ किया क्योंकि एजुकेशन का जो इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे था वो मैंने खुद से देखा कि मैं गाँव से कहाँ पहुँचा, एक लंदन में जॉब करने पहुँचा, और मुझे तो सिर्फ एजुकेशन जैसे हुआ। तो ये क्लैरिटी बिजनेस, जब भी बिजनेस मैंने सोचा तो ये क्लैरिटी थी यार कुछ ऐसा करना चाहूँगा जो एजुकेशन के फील्ड में हो, ताकि काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट भी क्रिएट हो, प्रॉफिट प्लस इम्पैक्ट, हाँ, दोनों, हाँ, पर्पस, वो जो लाइफ की लेगेसी क्या है आपकी वाला आंसर, क्वेश्चन आंसर हो जाए। तो अब उसी दौरान मेरे एक फ्रेंड जो IIT में मेरे साथ थे, बाद में लंदन में MBA करने गए, वो इंडिया में इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे और उनको इंटर्नशिप नहीं मिली। तो मुझे लगा यार इतने एजुकेशन के बाद, इतनी हाई एजुकेशन के बाद भी इंडिया में इंटर्नशिप मिलना उनको स्ट्रगल हो रहा है, तो जो हमारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज, रेगुलर कॉलेज के अंदर, Tier 2 Tier 3 और बाकी कॉलेज के अंदर भी, उनके अंदर उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रगल होगा इंटर्नशिप को लेके। तो बड़ा कन्विक्शन आ गया इस आइडिया को लेके, हाँ यार ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी चाहिए, और इसके कई फ़ायदे हैं, मेरे को भी सीखने को मिलेगा, कंपनीज का भी फ़ायदा होगा, स्टूडेंट का भी फ़ायदा होगा। तो फिर ये आइडिया आ गया, तो ब्लॉग शुरू किया, 6 महीने वो धीरे धीरे ब्लॉग लीडरशिप में ग्रो करता गया। तो फिर मैंने कहा अब ये ऐसी स्टेज पे आ गया जहाँ पे मुझे लगता है कि इसको जस्टिस करने के लिए मुझे इसको फुल टाइम करना चाहिए, तो फिर मैं उसको फुल टाइम करने लग गया। तो एक चीज़ आपने मल्टीपल बार बोला कि IIT ने आपकी हेल्प करी, ऑफ कोर्स एजुकेशन बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल भी होता है, एंड IIT मद्रास, जैसे कि मैं बोला कि एथर एनर्जी, इन सबको भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो अभी भी क्या आपको लगता है कि यार IIT उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, या अगर एक फाउंडर IIT से बहुत ज़्यादा उसको एक एडेड एडवांटेज है, या नॉन IIT वाले भी कर पाएंगे उस लेवल का? देखिए इसके आंसर बहुत ही यस नो दोनों हैं। IIT के होने के बहुत फ़ायदे हैं, ये मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि आप IIT से आते हैं तो आपको एक, आप किसी को इंट्रोड्यूस करते, ब्रांड मिलता है आपको, आप किसी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो वो आपकी बात सुनेगा, चाहे VC हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे टीम मेंबर हो, तो उसका फ़र्क पड़ता है, ये अनडिनाइबल ट्रुथ है। और आपको जो नेटवर्क है, जैसे मैंने बोला कि IIT मद्रास ने अगर वो ईमेल नहीं भेजा होता, मुझे कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं होता और मैं इंटर्नशिप नहीं कर रहा होता। तो वो नेटवर्क जो है, जो लेगेसी है IITs की, वो तो डेफिनेटली वैल्यूएबल है। हैविंग सेड दैट, पर पहले मैं कहता ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, पर आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। और आप एग्जाम्पल हमारे फिजिक्स वाला हैं, वो ड्रॉप आउट हैं, और वो भी बहुत रेगुलर कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं, आज वो यूनिकॉर्न है, इंटर्नशिप से भी 10-20 टाइम्स वैल्यूएशन है उनका, है ना, पहला राउंड ही $100 मिलियन का उन्होंने पहला राउंड किया है। तो अब बताइए उनके एग्जाम्पल के सामने मैं किसको कैसे बोलूँ कि IIT डिग्री मैटर करती है। अच्छे IIT फाउंडर्स ने नहीं कर पाए जो उन्होंने कर दिखाया। तो मुझे लगता है कि आज के मार्केट में IIT IIM से होना ऑब्वियसली हेल्प करता है, पर आप नहीं भी हैं तो स्किल्स के लिए आपसे चैनल चलाते हैं तो कितने लोग एक्सपोजर मिलता है। पहले तो IIT नेटवर्क है, एक्सपोजर मिलता है आपको, पर आज इतना सा एक्सपोजर आप इंटरनेट पे भी ले सकते हैं, इतना सा स्किल्स आप इंटरनेट पे सीख सकते हैं। अगर आप में अगर वो लगन है, पागलपन है, जुनून है, तो हो सकता है आपकी जर्नी थोड़ी लंबी हो, है ना, हो सकता है कि जो काम करने में IIT को 2 साल लगे, आपको शायद 3 साल लग जाएँ, है ना, पर अगर आप जुटे रहेंगे तो मैं तो मानता हूँ कि आई थिंक जो है कि एक ड्राइव और परसिवियरेंस अगर है, कि अगर हार नहीं मानोगे तो कभी ना कभी तो वक्त, और करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। ये तो मेरी ज़िंदगी का इतना चट्टान है मेरी लाइफ का, ये पोइम जो रामधारी सिंह दिनकर की है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है 100 बार फिसलती और गिरती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती, चढ़ती रहती है, फाइनली चढ़ जाती है। पर वही है कि आप फेल कितनी बार भी हो जाए, सक्सेस तो आपको एक ही बार होना है, और वो एक बार में हो। फाउंडर्स का नंबर 1 क्वालिटी मुझे लगता है कि अगर मैं इवेल्यूएट करूँगा किसी फाउंडर को तो मैं इसी पे करूँगा, परसिवरेंस। नॉट योर डिग्री, नॉट योर इंटेलिजेंस, नॉट योर आइडिया, परसिवरेंस, कि आप कितनी बार गिर के खड़े होने को तैयार हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आप शुरुआत में ठोकर खाएंगे, ऐसा नहीं है। आज 10 साल से ऊपर हो गए इंटर्नशिप चलाते हुए, आज भी उतना ही टफ है, आज डिफरेंट चैलेंजेस हैं, है ना, और उतना ही टफ है, कभी आसान नहीं होता ये, है ना, क्योंकि अलग स्केल है। उस टाइम पे कुछ भी रेवेन्यू नहीं था तो कभी टेंशन नहीं थी कि आज रेवेन्यू नहीं है तो क्या होगा। अब कुछ रेवेन्यू हो गया तो
रेवेन्यू है, फंडिंग है, हाँ एम्प्लॉइज है, तो जवाबदारी आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। तो बोलते हैं ना कि रीचिंग द टॉप इज डिफिकल्ट बट स्टेइंग द टॉप इज इवन मोर डिफिकल्ट, करेक्ट। क्योंकि वहाँ से तो फिर आप नीचे जाओगे। तो मैं कहना, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि परसिवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हिम्मत ना हारना और अपना मेंटल मेकअप इतना स्ट्रांग रखना कि अपने कन्विक्शन, अपने आइडिया में अगर आप कन्विक्शन आप उसमें जुटे रहें, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस से आपकी टीम को कॉन्फिडेंस आता है ना। मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है परसिवरेंस। क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लोनली रही है, तो इसमें क्या आपके कोई बुक्स हैं, कोई मूवीज़ हैं, कुछ उससे भी आपको कुछ सीखने को मिला, और वो अगर आप कुछ शेयर करें? ओह बहुत सारी मूवीज़ हैं, रॉकेट सिंह मूवी है, ओके, हाँ, रणबीर कपूर की सेल्स वाले, हाँ, उसके बारे में सीरीज है। गुरु मूवी देखी मैंने, वो तो हाँ, अल्टीमेट, वो 4.5 मिनट और 30 मिनट का मुनाफा, Correct. है ना, वो सीखा। परसूट ऑफ हैप्पीनेस, वो परसिवरेंस, विल स्मिथ वाली, वो जो एंड में हाँ, वो जब मिलती है उसको जब, हाँ, जब क्या परसिवरेंस है हाँ। ना। तो ऐसी फॉरेस्ट गंप से होप के बारे में सीखा। बुक्स में एक, जब इंटर्नशिप शुरू करी थी तो गूगल स्टोरी बुक पढ़ी थी मैंने, उसमें लिखा था कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग वैल्यू, मोनेटाइजेशन विल फिगर आउट। और वही आपका फिर हाँ वो चीज़ बन गया मेरा, मैं क्या वैल्यू क्रिएट करें तो मोनेटाइजेशन अपने आप हो जाएगा। आपने इंडियन ऑन्टरप्रेन्योर के, इंडियन बिजनेस के बारे में बात करें, मुझे लगता है सबसे बड़ी अंडर टोल्ड, अंडररेटेड स्टोरी इंडिया बिजनेस की HDFC बैंक, है ना। हाउ टू बिल्ड अ बैंक या द बैंकर, ऐसा बुक है, आदित्यपुरी की स्टोरी है, आप पढ़िए। आप ये देखिए HDFC बैंक आज दुनिया का 4th लार्जेस्ट बैंक है ना, पर कितना लो प्रोफाइल है, कोई सोचता भी नहीं कि वो स्टार्टअप था, 20-25 साल पुराना ही है वो, है ना। और कैसे उन्होंने ना कभी टीवी पे ऐड किया, ना कभी कुछ और किया, पर एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस अप्रोच लेके, फंडामेंटल अप्रोच लेके उन्होंने दुनिया का 4था सबसे बड़ा बैंक बना दिया। वो कंपाउंडिंग होके एंड में देखते हैं अरे ये तो क्या हो गया। मतलब कि ऐसे तो वो उस बुक से मैंने बहुत सीखा। मेरे HDFC से तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। अभी नॉन स्टार्टअप वर्ल्ड से मतलब मुझे तक हर स्टार्टअप को वो बुक पढ़नी चाहिए, हर ऑन्टरप्रेन्योर को बुक पढ़नी चाहिए कि HDFC बैंक आई थिंक द मोस्ट अंडररेटेड स्टार्टअप स्टोरी ऑफ इंडिया है। आप ये सोचिए, ये 1990s में बैंक शुरू हुआ है, तो ये 30 साल पुराना ही है, तो बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, स्टार्टअप ही है। पर क्योंकि उन लोगों ने एज ए स्टार्टअप को प्रोजेक्ट नहीं किया या मीडिया से उतना कवर नहीं करता है स्टार्टअप में, तो आपको हमारे दिमाग में नहीं आता। पर मैं सबको ये कहना चाहूँगा, HDFC बैंक की कहानी पढ़िए। फाइनल क्वेश्चन यही रहेगा कि इंटर्नशाला से काफ़ी, जैसे कि यंगस्टर्स अपनी जर्नी शुरू करते हैं, एंड आपने अभी 12 साल के एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करी, ऊपर नीचे सब देखा है, तो ये जो बहुत Tier 2 Tier 3 टाउन से सपने बड़े होते हैं, उनको स्टार्टअप करना है, कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, उनको क्या कुछ एडवाइस, क्या टिप्स आप इतनी बड़ी जर्नी से क्या देना चाहेंगे? अब तो आपने काफ़ी कुछ देखा भी है, सीखा भी है। हाँ, मेरा तो ये कहना है कि तो सपनों में एक बहुत ही डिवाइन पावर होती है कि वो आपको हमेशा आगे खींचते हैं, है ना। तो अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। उस सपने को साकार करने के लिए जो भी मेहनत आपको करनी है वो आपको करनी ही है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, एंड एवरी ओवरनाइट सक्सेस हैज 15 years ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड इट। तो आप ये सोशल मीडिया पे इतने सारे देखते हैं कि रातों रात इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, ये रातों रात नहीं बनते हैं, और बनते हैं तो वो फेक होंगे, कोई और, हाँ वो चले जाएंगे, कोई देयर इज नो सच। मुझे लगता है कि सिंस मेरी 12 साल की जर्नी रही, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, देयर इज नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस। परसिवरेंस, हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा तो ये तो एक इंग्रेडिएंट हो गया। दूसरा मेरा है कि बहुत बार हमारे जो आउटकम है उसको हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं कि रेवेन्यू कितना बना, वैल्यूएशन कितना बना, पर आपकी लर्निंग का क्या? आप इस जर्नी में जब तक सीखते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, है ना। उस लर्निंग, अगर आप जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो डेस्टिनेशन किसी को पता नहीं है। इफ यू आर टू फोकस्ड ऑन डेस्टिनेशन, क्या मंजिल पता नहीं है, और आप जर्नी एंजॉय करना भूल गए। आपको लगता है यार मुझे जयपुर जाना है, आप चल दिए और जयपुर का बस जयपुर ध्यान रखा, रास्ते में आप इतना दौड़े हैं, इतने सारे पार्क्स आए होंगे, इतने सारे व्यूज आए होंगे, सब आपने मिस कर दिए। तो डोंट लूज द साइट ऑफ द जर्नी फॉर द डेस्टिनेशन, क्योंकि उसमें अपना एक अलग मज़ा है, उस लर्निंग में एक अलग ही मज़ा है। जो मैंने इंटर्नशिप में 12 साल काम करके सीखा, वो शायद किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 120 साल में भी नहीं सीख पाता मैं, है ना। तो वो उस लर्निंग की अपनी अलग वैल्यू है, तो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, परसिवर कीजिए। अगर आप स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं, अपना करियर शुरू कर रहे हैं, मुझे स्टार्टअप करियर पे ना आजकल मैंने माइंड, अगेन वही सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है कि बहुत से लोग मनी ओरिएंटेड हो गए हैं पहले दिन से ही, कि सबको 21 में बिलियनर बनना। हाँ, सबको 21 में मिलियनर बनना है। और वो आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे शुरू भी हो गए हैं जो आपको बार बार दिखाएंगे कि आप अगर मिलियनर नहीं है किस तक, तो आपने जिंदगी में कुछ किया नहीं। बहुत गलत बात है। अगर इतना आसान होता मिलियनर बनना तो वो यूट्यूब पे कोर्स नहीं बेच रहे होते हैं, है ना। वो खुद यूट्यूब पे कोर्स बेच रहे हैं, आपसे 300 रुपये लेके वो मिलियनर बन रहे हैं। तो एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर, चाहिए आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहिए जॉब कर रहे हैं, फोकस ऑन लर्निंग, क्योंकि लर्निंग कंपाउंड होती है, उसका रिटर्न कंपाउंड होता है
है ना, ये रातों रात कोई कुछ नहीं बनेगा। और जो भी आप पैसों से ज़्यादा हाँ आपकी लर्निंग पे learning फोकस कीजिए। compare- लर्निंग अगर आप हर दिन कुछ compound नया सीख रहे हैं तो वो अपने आप सही है। और जो भी आपको ये बोल रहा है कि आप रातों रात मिलियन डॉलर बिजनेस बनाएंगे, बिलियन डॉलर बिजनेस बनाएंगे, मतलब ये तो लॉटरी का टिकट है, किसी लगी तो लगी, वरना 99% हाँ मतलब वो बेच रहे हैं। प्लीज़ उस झांसे में ना आए। थैंक्स सर्वेश कि आपने इतना टाइम दिया एंड अपना एक्सपीरियंस एंड लर्निंग शेयर करी। होपफुली ऑडियंस एंड यूथ को आपसे इंस्पिरेशन भी मिली होगी, नए पर्सपेक्टिव भी मिले होंगे एंड इंस्पायर होकर वो भी कुछ बड़ा करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटर्नशिप। थैंक यू अर्नब, मुझे ये मौका देने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं आपके ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। और आपके ऑडियंस के साथ मैं बहुत रिलेट करता हूँ क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड वो है, तो मुझे हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मैं कुछ वापस दे पाऊँ इस कम्युनिटी को। तो थैंक यू, आपने मुझे चुना, इस काबिल समझा कि मेरी कहानी आपके ऑडियंस से आप लेके आएँ, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।